मैडम कहते हैं मैम मैं तो खजूर भी खाती हूँ, काजू बादाम सब ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ, वो बीट का जूस भी पीती हूँ, फिर भी एचबी मेरा कभी 7-8 से ऊपर जाता ही नहीं है। इनफैक्ट आयरन के टैबलेट, आयरन इंजेक्शंस लेकर भी। तो मैं हमेशा उनको ये बात कहती हूँ कि आपके रॉ मटेरियल में प्रॉब्लम है ही नहीं, आपकी फैक्ट्री में प्रॉब्लम है। दोस्तों जय हिंद, मैं हूं रवि शुक्ला और आप देख रहे हैं द न्यू भारत। द न्यू भारत के तहत आज की शाम आयुर्वेद और जीवन पद्धति इस विषय को लेकर के पहला टीएनबी डॉक्टर टॉक करने जा रहे हैं, जिसके भीतर हमारे साथ में जुड़ रही हैं नागपुर महाराष्ट्र से आदरणीय डॉक्टर वैशाली अटलोए जी, जो कि संचालिका हैं त्रिशा आयुर्वेद रुग्णालय, त्रिमूर्ति नगर, नागपुर में। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि वे आयुर्वेद पर पैनी नजर रखती हैं, आयुर्वेद को भली भांति समझती हैं और हमारी विरासत को आगे भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। अब आज का विषय अनिवार्य क्यों है? हम और आप बाजार के भीतर ऐसे फंसे हुए हैं कि हमारे आसपास में चीजें हैं, लेकिन हम उनके बीच में भी अपने आप को उनसे दूर रखते हैं। आयुर्वेद एक ऐसी चीज है जिसने इस देश को बहुत कुछ दिया है और दे सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी उसके प्रति अनदेखी हमें उससे दूर ले जाती है। और डॉक्टर वैशाली अटलोई जी उन्हीं में से हैं जो कि इसे आप लोगों तक बहुत ही सरल भाषा में पहुंचाना जानती हैं। तो आज डॉक्टर वैशाली अटलोई जी के माध्यम से हम ये समझेंगे कि आयुर्वेद और जीवन पद्धति के बीच हमारा और आपका स्वास्थ्य किस तरह से स्वस्थ रह सकता है, हम और आप कैसे निरोगी काया प्राप्त कर सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि किस तरह से आयुर्वेद की शरण में जाकर के हम एक सुखदायी जीवन प्राप्त कर सकते हैं। बिना किसी भूमिका के सीधे आमंत्रित हैं डॉक्टर वैशाली अटलोए जी, विषय आयुर्वेद और जीवन पद्धति पर अपनी बात रखने के लिए। आदरणीय वैशाली जी, आपका स्वागत है। स्वागत मैम। बहुत और इस विषय पर हम बहुत बहुत चाहेंगे, जी प्लीज प्लीज। बहुत बहुत जी मैम धन्यवाद प्लीज। आपका रवि जी। हम्म। और सबसे हम्म। पहले धन्यवाद इसलिए भी दे रही हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण विषय आज आपने पहली कली में जो हम रखने जा रहे हैं डॉक्टर स्टॉक में वो लिया है, जिसकी जरूरत सही मायने में आज का जो समय चल रहा है उसके लिए है। तो सबसे जी। पहले इस विषय की भूमिका हमें स्पष्ट करनी है कि क्यों हम आयुर्वेद और जीवन पद्धति को समझें, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। काफी लोग जो मुझे इसके पहले भी सुन चुके हैं उनको तो मेरे ख्याल से पता है भूमिका, पर कई लोग ऐसे भी होंगे जो मुझे पहली बार शायद या फिर ये विषय के बारे में पहली बार सुन रहे होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है हर एक इंसान के दिमाग में कहीं ना कहीं ये ख्याल आना चाहिए कि इतनी सारी मशीनें कोई कंपनी बनाती है तो एक मैनुअल रहता है हाउ टू यूज दिस मशीन। तो जब हम जो इंसान है जो इतनी सारी मशीनें बनाता है, कंप्यूटर बनाता है और कई सारी नए नए इन्वेंशन होते रहते हैं, तो ये इंसान एक बहुत सुपर मशीन है। इसका ब्रेन, आंखें, नाक ले लो आप, लंग्स है, हार्ट है, तो इतना सुंदर तरीके से जब शरीर चल रहा है, तो जिस किसी ने इसको बनाया है, इस मशीन को बनाया गया है, तो जाहिर सी बात है उसने ये भी विचार किया होगा कि ये जो मशीन है इसको किस तरह से यूज किया जाना चाहिए, यानी मैनुअल जो है इस मशीन का, हाउ टू यूज दिस मशीन, ये साथ में दिया गया है। पर अभी हमसे ये भूल हुई है, हम में से कईयों से, कि हम वो मैनुअल जो है, जो इंफॉर्मेशन जो आता है कंपनी के तरफ से, जो अपनी कंपनी है, वो हम भूल गए, हमसे खो गया है, या फिर हमको पता ही नहीं है कि वो क्या है। तो इसके पहले कई एक लेक्चर में मैंने बताया था, वो है हमारे वेद, उपवेद। तो आयुर्वेद जो है चारों वेद में से अथर्ववेद का उपवेद है। तो पहले मतलब ऐसा एकमेव चिकित्सा शास्त्र है जो भारतीय चिकित्सा शास्त्र है, जिसकी हजारों साल पहले भी हमको एविडेंस मिलते हैं कि जैसे हम समझे कि आज एलोपैथी साइंस ले ले, 18वीं शताब्दी में हमको उसका ये दिखता है कि ओरिजिन हुआ, फिर डेवलप हुआ। और सर्जरी को देखे तो फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुता है। मीन्स कहीं ना कहीं जो चिकित्सा एस्पेक्ट है वो आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है। और आयुर्वेद ये एकमेव ऐसा शास्त्र है जिसके पुरातन एविडेंस अपने पास है कि रामायण काल से हम देखते हैं कई वैद्यों का नाम आता है। सुषेण जी वैद्य का नाम आता है जिन्होंने लक्ष्मण जी की चिकित्सा श्रीलंका में की थी। तो इस तरह से कई एविडेंस हमारे ग्रंथ में है। तो
मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम हमसे जुड़ी और हमसे बहुत महत्वपूर्ण जो बात है, जो हमारे शरीर से, हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी है, उस पर कहीं न कहीं हमारा ध्यान नहीं जा रहा है या हम दुर्लक्षित हमसे हो गया है। इसीलिए हमको आज की स्थिति में जब साइंस इतना डेवलप होने के बावजूद भी कई सारी तकलीफों का, शारीरिक और मानसिक व्याधियों का सामना हमको करना पड़ रहा है। यानी आज तो ऐसी स्थिति हुई है कि कोरोना जैसी महामारी में घर में छुप के बैठने की हमारी स्थिति हो गई है, कि जैसे कोई दुश्मन हमला कर रहा है और हमको बस हम घर में छुपे हैं। तो ये कोई सॉल्यूशन है नहीं। तो ये हमने गंभीरता से सोचना चाहिए कि जब टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हुआ है, तो हमारे स्वास्थ्य के एस्पेक्ट भी डेवलप होने चाहिए थे। वो उनमें क्यों नीचांक आ गया है? हमारे जो मायने हैं, हमारे उम्र के जो मायने हैं, जैसे कि वेदों में आयु कही गई है हर एक अलग-अलग प्राणियों की। हाथी है, शेर है, ये सब जो उम्र जीते हैं, वेदों में जो इनकी उम्र कही है, वो आज भी लगभग उतना आयु जी लेते हैं। पर जो इंसान है उसकी जो आयु है वो है शतायु, यानी कम से कम 100 बरस ये उसकी आयु है जो उसने निरोगी रहकर जीनी चाहिए, ऐसा वेद कहता है और शारंग संहिता में 120 तक की आयु लिखी है। तो इतना तो आज का इंसान मतलब हम बहुत कम देखते हैं कि 60 के ऊपर कोई स्वस्थ है या फिर 70 के ऊपर स्वस्थ है, बिना किसी बीमारी के वो अपना रोज़ की दिनचर्या का अनुसरण करके जी रहा है। तो ये स्थिति क्यों आई है? इसलिए हमको ये जानना ज़रूरी है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो इसके लिए हमको आयुर्वेद सुनना है। तो ये हो गई भूमिका कि हम क्यों जानें इसके बारे में। दूसरी बात है आयुर्वेद किन लोगों ने आयुर्वेद का पालन करना चाहिए कि जैसे मैं हमेशा बताती हूँ मेरे यहाँ आने वाले पेशेंट को भी मैं हमेशा कहती हूँ कि आयुर्वेद आप क्यों सुने कि अगर आपको आयु की कामना है, आयु कामया मानेन धर्म अर्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरम। आपको आयु की कामना है, आपको धर्म निभाना है, सुख, साधन, समृद्धि सब आपको चाहिए। तो सबसे पहले है आपका शरीर और आपका मन। इसको आपको दृढ़ बनाना है तो क्या करना है? आयुर्वेदोपदेशेषु आयुर्वेद में जो कुछ उपदेश किए गए हैं, उनका पालन करें, विधेयः परमादरम, बड़े ही आदरता से उनका पालन करें। तो ये क्या है? ये विषय आज का जो विषय है जीवन पद्धति, तो जीवन पद्धति ये बहुत वास्ट विषय है। मतलब हम जब से पैदा होते हैं, पैदा होने से लेके हमारी बाल्यावस्था है, शिशु की अवस्था है, फिर जो अवस्थाओं से हम गुज़रते हैं, वो सबकी एक चर्या आयुर्वेद में कही गई है कि हर एक अवस्था में किस तरह से हमने रहना चाहिए, हमारा खान-पान किस तरह से रहना चाहिए। ऋतुओं के अनुसार हमारे खान-पान में किस तरह के बदलाव आने चाहिए, ताकि हम बीमार ना पड़ें। तो ये सब कुछ मेंशन है, ज़रूरत है इसको आपको सुनने की, समझने की। आयुर्वेद ये केवल एक चिकित्सा शास्त्र नहीं है, जिसमें ये जीवन पद्धति है। तो सबसे पहले आयुर्वेद में यही कहा है कि आप स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्य रक्षणम, जो लोग स्वस्थ हैं, उनके स्वास्थ्य का रक्षण किस तरह से हो सके, उसके लिए उनको क्या करना चाहिए। और अगर आतुरस्य विकार प्रशमनम, अगर आप आतुर हो ही गए, खान-पान की वजह से ले लो या कोई अन्य बाहरी कारणों से अगर आप बीमार हो ही गए हो, तो आपको उस बीमारी से उभरने के लिए आयुर्वेद में चिकित्सा एस्पेक्ट जो है उसका पूरा विस्तृत वर्णन किया गया है। आयुर्वेद को हम देखें तो महत्वपूर्ण 3 बृहत्त्रयी आती है। एक है अष्टांग संग्रह और सुश्रुत संहिता और चरक संहिता। आयुर्वेद जो है इसमें अष्टांग आयुर्वेद है, यानी काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य चिकित्सा। इस तरह से पूरे रसायन, वाजीकरण, तो दृष्टा, जरा, विषयी ऐसे अलग-अलग विषय जैसे ईएनटी का एक ब्रांच है, पेडियाट्रिक के लिए ब्रांच है, स्त्री रोग के लिए ब्रांच है, वाजीकरण, रसायन, लॉन्गेविटी कैसी हो। काय चिकित्सा ये मेडिसिन के अंडर में आता है, जिसमें मेरा एमडी हुआ है। तो काय चिकित्सा में ये सब कुछ उल्लेख है कि स्वास्थ्य आप किस तरह से रहें। तो आइए जो आज श्रोता वर्ग सुन रहा है, उनकी अपेक्षा है कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसा क्या करें कि हम कम से कम बीमार रहें। तो सबसे पहले मैं तो ये कहूँगी कि आयुर्वेद आप जानिए और जानने का सोर्स ये नहीं है कि कोई यूट्यूब पे वीडियो देख लिया क्योंकि आजकल हमारे लिए अध्यापन का एक ही ज़रिया ज़्यादा करके लोगों का रहा है। बैठो और यूट्यूब या फिर कोई भी सोशल मीडिया पे जो कुछ वीडियोज़ है उसको देखो, ये नहीं है। आपके पास एक ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए। जैसे मैंने अभी बृहत्त्रयी का नाम लिया तो चरक संहिता है, अष्टांग संग्रह है, इसमें कई अध्याय ऐसे दिए गए हैं जिसमें आयुर्वेद को लेके
आपकी दिनचर्या किस तरह से होनी चाहिए। दिनचर्या में आपको बता रही हूँ कि सुबह उठने से लेके कब उठे, क्या करें, सुबह उठने से लेके पूरा दिन आपको क्या करना है, और रात्रिचर्या, इस तरह से पूरी दिनचर्या। उसके बाद ऋतुचर्या का अध्याय आता है। अलग-अलग ऋतुएँ हैं, षड ऋतुएँ हैं। इन ऋतुओं में पर्यावरण में क्या-क्या बदलाव आते हैं और उसके अनुसार आप में खुद में आपको क्या बदलाव आपके आहार में, आपके रहन-सहन में करने चाहिए। इन सब का बहुत अच्छा वर्णन दिया है। तो ये बार-बार पढ़ें, क्योंकि एक बार पढ़कर हम इतनी उसको सरलता से आत्मसात नहीं कर सकते, इसलिए उसको बार-बार पठन करें। और अगर आपको और भी अच्छे से आयुर्वेद को अपनाना है अपने जीवन में स्वास्थ्य के लिए, तो अपनी प्रकृति को जानें। पास के किसी आयुर्वेद वैद्य को अपनी एक बार प्रकृति दिखाएँ या खुद भी आप समझिए। अभी जैसे शुक्ला जी ने कहा कि आने वाले कई एपिसोड्स में हम आयुर्वेद के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे। तो उसमें मैं ये भी बताऊँगी कि आपकी प्रकृति क्या है, आपके लिए कौन-सी चीज़ें ज़्यादा अच्छी है, कौन-सी चीज़ों को आपने ज़्यादा खाना चाहिए, किस चीज़ों से दूर रहना चाहिए, यह आपकी प्रकृति पर भी निर्भर है। तो दिनचर्या में कुछ-कुछ बातें हैं जो बहुत सरल हैं और बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको देकर जाती हैं। वो है, सबसे पहले तो कोशिश कीजिए ब्रह्म मुहूर्त पर उठने की। तो ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि आज हमारी लाइफ़स्टाइल जो है बहुत बिल्कुल बदल कर रह गई है पहले ज़माने से। पहले ज़माने में जो निजी हम काफ़ी वक़्त बिता सकते थे। शाम ढलने पर हर कोई व्यक्ति अपने घर पे रहता था, पर आज वैसा है नहीं। आज ये परिस्थिति है कि नाइट शिफ्ट तक भी है। कई लोग नाइट में जगते हैं, दिन में उनको सोना पड़ता है। कई लोगों का सुबह जल्दी ऑफ़िस शुरू हो जाता है, रात में देरी से कई लोग आते हैं। तो ये सब बहुत मुश्किल है सबको पालन करना। तो पर आइडियल ये है कि ब्रह्म मुहूर्त पे उठिए। कारण ये है कि उस समय जो आपकी बॉडी में बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जो रात में आपने खाना खाया है, उसकी जीर्णावस्था आ चुकी होती है, इसलिए मल इंटेस्टाइन में तैयार होता है बाहर जाने के लिए। अगर आप उस समय नहीं उठ रहे हैं, तो वो कॉल आकर वापस चला जाता है। फिर लोग कहते हैं, मैडम हमको कॉन्स्टिपेशन बहुत है, हमने काफ़ी दवाई ली है। लैक्सेटिव लेके कॉन्स्टिपेशन सॉल्व करना ये ट्रीटमेंट नहीं है। ये आपको बायोलॉजिकली ही आपका पेट साफ होना चाहिए, तो ही वो आरोग्यदायी है। दूसरी बात, उठने के बाद कहा गया है दंत धावन है, शौच आदि विधि है, वो सब करने के लिए। बाकी सब तो छोटी-मोटी बातें हैं जो आप पढ़ सकते हो, पर इसमें जो दंत धावन है, उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगी। आज जो हम दंत धावन के लिए इस्तेमाल करने वाली चीज़ है, वो है टूथपेस्ट। टूथपेस्ट ज़्यादा करके टूथपेस्ट स्वीट टेस्ट के होते हैं। तो थोड़ा-सा समझने की बात है, आयुर्वेद ग्रंथ में कहीं मधुर रस नहीं लिखा है दंत धावन के लिए। सफाई की जब बात आती है, तो हम कभी भी शक्कर से या कोई मीठी चीज़ से सफाई नहीं हो सकती। उसके लिए तीखी चीज़, कड़वी चीज़, इस तरह की चीज़ ही होनी चाहिए। तो आपको डेंटिस्ट के पास कम जाना पड़े, सिर्फ़ डेंटिस्ट ही नहीं। आज गली-गली में ओरल कैंसर है, काफ़ी कुछ बीमारियाँ हैं। अगर वो हम सब ले तो मेरे ख़्याल से आज का जो समय है निर्धारित, वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो सामने वाले श्रोता समझने की ये करे कोशिश कि कोई स्वीट टेस्ट से हम दंत धावन करें तो वो हमारे लिए ठीक नहीं है। सबसे अच्छा है नीम का दातुन। अगर आपके आस-पास, मेरे ख्याल से है ही, नीम का पेड़ हर एक के घर के आस-पास करीब आधा किलोमीटर की दूरी पे कई सारे मिल जाएँगे। उसका दातुन, मुंबई में तो रेलवे स्टेशन पे उसके दातुन भी बिकते हैं। ₹15 में एक दातुन इतनी सी लकड़ी मिलती है, तो वो तो आपके लिए मुफ्त की चिकित्सा है, उससे दातुन कीजिए। वरना कोई दंत मंजन आप इस्तेमाल कीजिए जिसका रस मधुर ना हो। उसके बाद मुख परिमार्जन है, अभ्यंग है। अभ्यंग का एक बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि अभ्यंग एक सर्विसिंग में आता है। आप जैसे आपकी गाड़ी की सर्विसिंग करवाते हो, तो वैसा ही आपकी बॉडी की सर्विसिंग भी बहुत आवश्यक है। तो बॉडी की सर्विसिंग कुछ मायने में कुछ हद तक अभ्यंग से होती है। अभ्यंग आप किसी भी रूप में, कितनी भी डिटेल में कर सकते हैं। अभ्यंग का एक साधारण अर्थ तेल से मालिश करना शरीर पर, ये भी हो सकता है, या फिर सिर्फ अभ्यंग में आप तेल लगाइए, आपके पूरे शरीर पर, जो वात से थक जाता है हमारा शरीर, गरम तेल, आप तिल का तेल लो, उष्ण प्रदेश में रह रहे हो तो नारियल का तेल इस्तेमाल करो, ठंड ज़्यादा है तो सरसों का तेल इस्तेमाल करो, या अपने प्रकृति के हिसाब से तेल का चयन करो। और उससे बस रोज़ सिर्फ नहाने से पहले तेल गरम करके सब घुटने हैं, जॉइंट से, खास करके जॉइंट जहाँ मोशन होता है, हम फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ये मूवमेंट्स होती हैं, वहाँ उसको अप्लाई करो। 15 मिनट रुको और फिर आप स्नान के लिए जाओ। इतना छोटा-सा परिवर्तन अगर आपने अपनी दिनचर्या में किया, तो आपको घुटनों की तकलीफ है
या फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, लंबर है, ये सब आपको आगे चल के आपकी ये व्याधि ना होंगी। और अगर जिन लोगों को है तो उसमें काफी राहत उनको मिलेगी, क्योंकि ये वात की स्थान है। अस्थि जो धातु है ये वात का स्थान आयुर्वेद में कहा गया है। तो वहां रोज तेल लगाया जाना चाहिए, भले ही आप स्नान के पहले लगाओ या फिर ऑफिस आपका रूटीन होने के बाद आप लगाओ। ये एक ही इतना बस आप ऑयल, कमर अगर दर्द है, क्योंकि बैकबोन जो है, हम दो पैर पे खड़े रहने वाले, दो पैर पे चलने वाले इंसान हैं, जानवर नहीं है कि हमारा वेट इक्वली डिवाइड हो। तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बैकबोन पे बहुत आता है, तो ये एक स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। कमर के दर्द डिलीवरी के बाद काफी लेडीज में शुरू हो जाते हैं, इसलिए इसकी छोटी सी चिकित्सा का हो या फिर आने वाली गंभीर तकलीफों का सामना आपको नहीं करना है, तो बस थोड़ा सा तेल, 4 उंगली तेल गरम करके आपके बैकबोन पर आप जरूर लगाएं, घर में एक दूसरों को लगा कर दें। उसके बाद आ गया गंडुश। गंडुश क्या होता है? गंडुश और कवल ग्रह, ये भले ही आपके लिए सुनने के लिए शायद नए हो, पर ये सब लोग सब करते हैं घर में। कवल तो सब करता है। कवल यानी क्या होता है कि एक ऐसी मात्रा आप मुंह में तेल की या किसी औषधि द्रव्य की लो जो आपके मुंह में लेने के बाद घूम सके, वो है कवल। और गंडुश ये है कि वो वही मात्रा जो तेल है या फिर औषधियां हैं, आपको आपकी जो पर्टिकुलर तकलीफ के लिए, प्रस्तुति के लिए आपने जिस काढ़ा लिया है, उसको आप मुंह में भरकर उसको मुंह फुलाना है। मतलब जितने जितना द्रव्य मुंह में धारण करने के बाद वो आप अंदर हिला ना सको, उतना द्रव्य धारण करने के बाद उसको वैसे ही पकड़ कर रखो जैसे हनुमान जी का मुंह रहता है, इस तरह से। और ये तब तक धारण करना है जब तक आपको आंखों में से आंसू आ रहे हैं इस तरह से प्रतीत न हो, तो उसका वो काम होता है। या फिर करीबन 10 मिनट, 15 मिनट ये प्रयोग से आप उसको कर पाओगे। इसका बहुत ही अच्छा इसका परिणाम होता है। आपके ओरल जितने भी प्रॉब्लम्स है, आपको टेस्ट का प्रॉब्लम होगा, आपको दांतों में कैविटीज है या फिर सेंसिटिविटी है, या फिर बुढ़ापे में आपके दांत अच्छे रहे, क्योंकि आर्टिफिशियल डेंटेशन अभी शुरू हुआ है। पहले जमाने में आर्टिफिशियल डेंटेशन नहीं रहता था, फिर भी 100 साल की उम्र तक के लोगों के दांत अच्छे रहते थे, क्योंकि वो गंडुश और कवलग्रह जानते थे। इसके साथ साथ हमारा ओरल हाइजीन, ओरल का कैंसर बढ़ गए हैं आज, उसके साथ ये हमारा जो माउथ है ये एंट्रेंस है, अंदर जो भी जाता है ये एंट्रेंस से जाता है। इसीलिए आपके मुख का स्वास्थ्य अच्छा होना बहुत जरूरी है। इसीलिए नहीं कुछ तो कम से कम मुलेठी, हल्दी, इसके काढ़े से आप हफ्ते में रोज ना फिर भी एक बार तो गंडुश जरूर कीजिए। और आपको सेंसिटिविटी इस तरह का प्रॉब्लम है तो तिल का तेल गरम करके उसका आप गंडुश कीजिए। शहद से भी गंडुश किया जा सकता है। इसका बहुत अच्छा लाभ आपको एक ही दिन में पता चलता है। इसके बाद स्नान आदि कर्म है, अंजन है। अंजन यानी आंखों में कुछ दवाई लगाना, जिसे हम काजल भी कह सकते हैं। अंजन जो है ये शारंगधर से लेके सभी ग्रंथों में बिल्कुल, जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद से लेके से मृत्यु तक ये आप अप्लाई कर सकते हो। ये ऐसी ट्रीटमेंट है कहो या फिर ये हमारी दिनचर्या होनी चाहिए। अंजन से क्या होता है, एक तो आपका जो कंजंक्टिवा जो ओपन रहता है उसके पास जो लेयर है उस पर एक कोटिंग आ जाती है कि जो इन्फेक्शन से बचाता है आपको। मेरे पास जब पेशेंट आता है तो मतलब कई अक्सर मुझे सुनने को मिलता है, मैडम हमारे पेडियाट्रिशियन ने तो अंजन करने के लिए मना किया है। हो सकता है उसका एक कारण यह है कि जो सफाई रखनी चाहिए, मतलब शलाका रहती है, अंजन शलाका का वर्णन ग्रंथ में आया है, किस चीज से आप काजल लगा रहे हो। तो इसमें स्वर्ण, ताम्र, रजत, अलग अलग धातुओं से अलग अलग अंजन लगाने का बहुत अच्छा वर्णन अंजन अंजन अध्याय में आया है। तो ये हो सकता है कि अंगुली ये भी एक ये है, अंगुली भी एक माध्यम है अंजन का। तो हो सकता है कि सफाई न रखते हो लोग, उस कारण कुछ इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस हो जाता हो बच्चों में, इस कारण शायद आपके पेडियाट्रिशियन मना करते हैं। पर आयुर्वेद में इसको बहुत अच्छी औषधि है। पहले जमाने में अंजन बाजार से खरीदा नहीं जाता था, वो घर पर ही बनाया जाता था। अगर श्रोता इंटरेस्टेड है तो इसकी भी विधियां हम आने वाले समय में, जो कुछ आपके क्वेश्चन से आप जानना चाहते हो तो जरूर आप क्वेश्चन कीजिए, इसके आंसर अगले जो भी होगा सेक्शन उसमें हम देने की पूरी कोशिश जरूर रहेगी। तो अंजन एक हो गया। बच्चों को तो अंजन लगाना ही जाना चाहिए। जो पेडियाट्रिशियन आपको बोल रहे हो, मेरे ख्याल से उनके जमाने में उनकी माँ या दादी ने उनको जरूर अंजन लगाया होगा, काजल। तो खैर ये तो एक मजाक का विषय हो गया। दूसरा एक है कि आहार है। आहार किस तरह से आपका होना चाहिए।
आहार ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आयुर्वेद में, क्योंकि आहार संभुतः रोगा। इस ये जो आहार है, ये अगर आप सही ढंग से, सही मात्रा में, सही समय पर ना लो, तो इस कारण आपको रोग हो सकते हैं। आहार संभुतः रोगा। जितने भी निज रोग है, निज यानी आपके शरीर में ही उत्पन्न होने वाले रोग, इसमें प्रधान कारण है आपका आहार। तो आप आहार किस तरह से ले रहे हो, उसका संस्कार किस तरह से हुआ है, यानी आहार किस तरह से बनाया गया है, ये बहुत ज़रूरी है आपके स्वास्थ्य के लिए। आप एक बात समझिए कि हम जब पैदा होते हैं तो हम 2.5 से 3 किलो के रहते हैं, और हम जब प्रौढ़ावस्था तक पहुँचते हैं तो करीबन 50 से 60-65 किलो हमारा वज़न होता है। तो ये जो हमारी बढ़ोतरी होती है, जो हम बढ़ते हैं, ये एक ही माध्यम है हमारा, फ्यूल है आहार, जो हम खाते हैं। जब हम आहार खाते हैं तो उसका पचन शुरू होता है और फिर उससे आहार रस की निर्मिति होती है। फिर उस आहार रस से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र ये धातुएँ बनती हैं, जिससे हमारा संपूर्ण शरीर उस पर चलता है। रक्त की उत्पत्ति, रक्त के अनुषंग में विविध हार्मोन्स इसमें आ गए। आपका इंसुलिन हार्मोन आ गया, आपका थायराइड हार्मोन आ गया। तो समझ रहे होंगे मैं किन व्याधियों की तरफ आपको इशारा कर रही हूँ। आज मेरी ओपीडी में आने वाले करीबन 60 पेशेंट ऐसे हैं जो थायराइड, पीसीओडी और डायबिटीज के शिकार हैं। ये ज्यादातर की व्याधियां हार्मोन से, आपके ये डाइट पे निर्भर करती है। तो अगर आप आहार का ध्यान नहीं रखोगे तो आगे चल के कई गंभीर बीमारियां, क्योंकि शुरुआत ऐसी होती है, फिर गंभीरता किस तरह से होती है। डायबिटीज की वजह से आंखें चली गई, डायबिटीज की वजह से किडनी फेल हो गई, कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ गया कि हार्ट काम नहीं कर रहा है। मुझे एक अफ़सोस हमेशा होता है, मेरे यहाँ जो पेशेंट आते हैं, तो मुझे ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत पड़ती नहीं है कि पेशेंट को हुआ क्या है, क्योंकि ऑलरेडी इतना इन्वेस्टिगेशन करके आता है पेशेंट, सब कुछ हुआ रहता है उनका। कोई एलर्जी प्रॉब्लम से आता है, तो इवन एलर्जी टेस्ट भी उसकी हो गई रहती है। सिटी स्कैन से लेके एमआरआई कुछ-कुछ एडवाइस करूँ मैं, इसका कुछ काम नहीं रहता है। तो इतने व्याधि की विकट अवस्था होने के बाद पेशेंट या रुग्ण आयुर्वेद को याद करता है, और तब भी वो अपेक्षा करता है कि, और तब भी आयुर्वेद उनको अमृत के समान रिजल्ट देता है, क्योंकि चरक संहिता के सूत्र स्थान में कहा ही है कि आयुर्वेद अमृताणाम श्रेष्ठम। आज पृथ्वी पर अमृत में कोई श्रेष्ठ चीज है तो वो है आयुर्वेद, और उसकी प्रचिति हमेशा रुग्ण को आती है, पर वो खैर घर की मुर्गी दाल बराबर, इस तरह से ये कहावत शायद लागू हो, क्योंकि आयुर्वेद जो चिकित्सा शास्त्र है, वो भारत की शान है। तो पैथी का कोई संभ्रम नहीं है, किसी पैथी से कोई दुश्मनी या कोई अनबन नहीं है। हम ये चाहते हैं कि पुरातन क्या है, शाश्वत क्या है, हम हमारे शरीर से जुड़ा क्या है, हमारे लिए बेटर क्या है। अगर हम पंच तत्व से बने हैं, पंच धातुओं से, पंच महाभूतों से बने हैं, और अगर हमको मरने के बाद पंच महाभूतों में ही परिवर्तित होना है, तो क्यों ना हमारी चिकित्सा भी पंचभौतिक ही हो, पंच महाभौतिक दवाइयों से ही हो। मैं तो कहूँगी आज इस तरह से आयुर्वेद ट्रीटमेंट की ज़रूरत है कि हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट में पीछे अपना महापौर जी के साथ हमारी चर्चा हो रही थी। उनसे मैंने बात की तो मैंने कहा, सर इस तरह का अस्पताल कब बनेगा कि उसमें सब आधुनिक सुविधा है। आज जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है, उस कारण हमको परीक्षण करना बहुत आसान हो गया है। हम एमआरआई, सीटी स्कैन के ज़रिए बहुत आसानी से पता कर सकते हैं कि अंदर क्या हुआ है। कुछ स्वेलिंग है, कुछ फ्लूइड लीकेज है, ट्यूमर है, इसका बहुत आसानी से पता हमको लगता है। और उसको हेल्प करने के लिए पेशेंट को आईसीयू यूनिट हम सेटअप कर सकते हैं। ऑक्सीजन हम पेशेंट को शुरू कर सकते हैं। लंग्स काम नहीं कर रही है तो वेंटिलेशन पे पेशेंट को रख सकते हैं। तो एक ऐसा अस्पताल होना चाहिए जहाँ वेंटिलेशन है, आईसीयू यूनिट है, पर वहाँ चिकित्सा केवल आयुर्वेद के सिद्धांतों पर दी जा रही है। तो ये बहुत ही अद्भुत चिकित्सा उस समय उस पेशेंट को मिलेगी, और उसको ये अमृत क्या है, वो जैसे आज वो काफ़ी देर, क्योंकि वो भी हेल्पलेस है, पेशेंट की इसमें कोई गलती है ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि आज हक ही इतने आयुर्वेद से छीन लिए हैं। जिस सुश्रुत ने सर्जरी करना सिखाया है दुनिया को पूरी, उस सुश्रुत के जो बच्चे हैं आयुर्वेद वाले, उनको कई हक छीन लिए हैं ऑपरेशन के। तो ये तो भारत का पिछड़ापन है कहो, या फिर भारत हमारी चिकित्सा पद्धति को न्याय नहीं दे पाया। खैर ये एक अलग विषय है। मुझे कहना ये है कि आयुर्वेद का पहले से ही ध्यान रखो, आपके दिनचर्या में, आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो गंभीर थायरॉइड, डायबिटीज़ जैसी तकलीफ़ें आपको होगी ही नहीं।
हम आहार पर आते हैं फिर से। आहार जो है, सबसे पहला नियम है आहार का, आपको भूख हो। बहुत अच्छा श्लोक आया है आयुर्वेद में, प्रसुष्ट विन्मुत्रे रुदु से विमले दोषे स्वपथगे, ये है भोजन काल का सही समय। प्रसुष्ट विन्मुत्र यानी क्या? आप सुबह उठे हो, आपने मल त्याग किया है, मूत्र का भली भांति त्याग किया है, और आपके हृदय में विमलता है, कोई भारीपन नहीं है, बहुत हल्का महसूस कर रहे हो आप। और दोष जो है वात पित्त कफ, ये सब अपने स्थान पर है, इसमें से कोई बढ़ा कोई कम या ज्यादा नहीं है। आपको अच्छी खासी भूख की अनुभूति हो रही है, वो समय है आपके आहार का, आपके खाने का समय। ये समय निर्धारित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने सबसे पहले कहा, हमारा जो शरीर है ये एक मशीन की तरह है। तो अगर मशीन है तो एक तरह से रॉ मटेरियल डाला जाता है, फिर वो मशीन स्टार्ट होती है, फिर उससे कुछ प्रोसेसिंग होकर कुछ प्रोडक्शन होता है और रॉ मटेरियल बाजू निकल जाता है। तो जो हमारी मशीन है उसमें बेसिक है हार्मोन्स की, द प्रेजेंस ऑफ डाइजेस्टिव हार्मोन्स। ये हमको कैसे पता चलता है? भूख से। हम हमको जब भूख की अनुभूति होती है तो इसका मतलब ये है कि जो पाचक रस है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, वो हमारे पेट में है। तो अभी हमने खाने की शुरुआत कर देनी चाहिए, इसका मतलब वो अच्छे से डाइजेस्ट। जी। मैम प्लीज कंटिन्यू। हाँ, हाँ। तो डाइजेशन की बात हम कर रहे थे। तो आपको भूख है, उस समय खाना ज़रूरी इसलिए है कि उस समय पाचक रस आपके स्टमक में, आपके आमाशय में है। सलाइवा जो है मुँह में उत्पन्न होता है, जहाँ टैलिन हार्मोन भी है, वहाँ से हमारा अन्न का पचन शुरू होता है। ये बहुत डिटेल भी इसको हम सुन सकते हैं, पर मेरे ख्याल से विषय शायद किसको कई लोगों को बोरिंग हो सकता है, या फिर बहुत वास्ट हम चले जाएँगे। इसीलिए इसको शॉर्ट में निपटाती हूँ मैं। इसमें ज़रूरी बातें ये हैं, भूख है उस समय खाना खाएँ। अगर पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको 2-2 दिन भूख नहीं लग रही है और आप खाना नहीं खा रहे हो। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको कुछ न कुछ व्याधि हुई है, कुछ न कुछ गलत हुआ है शरीर में, तो पास के आयुर्वेद चिकित्सक की ज़रूर आप सलाह लें, उनको दिखाएँ कि क्या हुआ है ऐसे। दूसरी बात, पानी के नियम बहुत ज़रूरी है आयुर्वेद में, हमेशा ही कहती हूँ। पानी की मात्रा कभी भी आपका बॉडी वेट कैलकुलेट करके, जैसे अभी के साइंस में किया जाता है, गलत है। वो कोई आपका बॉडी वेट और आपका एज देखकर पानी पी रहा है, तो वो कैसे संभव है? अगर आपकी उम्र का कोई आदमी, एक ऑफिसर है जो एसी में काम कर रहा है, और उसी वज़न का, उसी उम्र का कोई इंसान अगर बाहर कड़ी धूप में हमाली का काम कर रहा है, तो दोनों का वाटर रिक्वायरमेंट अलग-अलग होगा, एक नहीं होगा। इसलिए जैसे आयुर्वेद में कहा है, एक वेग है वो तृष्णा वेग, तृष्णा यानी प्यास लगना। आपको शरीर खुद कहता है कि मुझे प्यास लगी है और अभी मुझे पानी चाहिए, उस समय आप शरीर को पानी दो। अनावश्यक पानी पियोगे तो क्या होगा? वो आपके ब्लड में जब मिक्स होगा, किडनी को उसमें यूरिन फॉर्म करना पड़ेगा, जो मूत्र मार्ग से जो आपका एक्सेस वाटर है वो बाहर निकलेगा। तो आप किडनी का खामखा एज बढ़ा रहे हो। आपकी उम्र अगर 40 साल है, तो आपने इतना ओवरलोड कर रखा है पानी को, इस नाम पर कि बॉडी फ़िल्टर होती है। आपकी किडनी की उम्र 65 साल की हो जाती है, अगर आप 40 साल के हो। तो जो कुछ मैं आज बता रही हूँ, इसमें कोई मेरा रिसर्च या पर्सनल योगदान नहीं है। मैं यहाँ इसलिए हूँ कि मैंने आयुर्वेद में अभ्यास किया है। वैसे तो मैं आयुर्वेद की बहुत कम जानकार हूँ, ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि आयुर्वेद समझना इतना आसान बिल्कुल नहीं है। आयुर्वेद शास्त्र को पूरी मायने में, सही मायने में समझना बहुत मुश्किल, और पांडित्य प्राप्त जो लोग हैं, उनके उनके काम का ये शास्त्र है। तो जैसे कहा है आयुर्वेद में, एकम शास्त्रम अधियानो न विद्या शास्त्र विनिश्चय तस्मात् बहुश्रुतः शास्त्रम विजानीयात् चिकित्सकः। चिकित्सक को अगर अच्छी चिकित्सा करनी है तो उसको सभी शास्त्रों का उस समय का ज्ञान होना होना चाहिए। जैसे आज अगर आयुर्वेद चिकित्सा करनी है तो आपको बहुत जरूरी है एलोपैथी का नॉलेज अच्छे से हो। सभी जो चिकित्सा पैथी आज है सबका नॉलेज हो, उसके साथ साथ अगर आप आयुर्वेद ग्रंथ पढ़ रहे हो तो अलग अलग दवाइयाँ अलग अलग ऋतुओं में, अलग अलग नक्षत्रों में बनाने का प्रावधान है। तो आपको ज्योतिष शास्त्र का भी नॉलेज होना चाहिए, धातु विज्ञान का नॉलेज होना चाहिए। तो शरीर रचना, क्रिया, ये सभी जो शास्त्र है आयुर्वेद में सम्मिलित है। इसके बाद हम आएँगे कि आहार हमारा हो गया, आहार के साथ और कुछ बातें हैं ज़रूरी। आज का जो हमारा कल्चर है, हम पैकिंग फूड बहुत खाने लगे हैं। तो इसमें प्रिजर्वेटिव जो है वो आपके लिए बहुत नुकसान कारक है। मैं हमेशा पेशेंट से भी कहती हूँ, खासकर जिनको हार्मोनल प्रॉब्लम है, जिनको थायराइड है, पीसीओडी है, डायबिटीज़ है, या और कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, उन लोगों ने खासकर प्रिजर्वेटिव बेस्ड आहार नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम जब प्रिजर्वेटिव से बिस्किट है, टोमेटो सॉस है, ब्रेड है, मार्केट से ला रहे हो, तो प्रिजर्वेटिव अलग निकाल कर हम नहीं खाते हैं ना, उसको प्रिजर्वेटिव के साथ हम खाते हैं।
तो प्रिजर्वेटिव भी आपने खा लिए तो वो काम तो करेगा अंदर जाके, वो क्या काम करेगा? प्रिजर्व, यू बी प्रिजर्व, जैसे हो वैसे रहो। तो अगर आप व्याधि की अवस्था में हो तो आप कैसे उससे प्रोग्रेस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आयुर्वेद में कहा है कि जिसमें अग्नि संस्कार हुआ ही नहीं है, वो आहार आपके खाने योग्य है नहीं। अभी-अभी अग्नि संस्करित यानी अभी-अभी पकाया हुआ आहार आपके लिए सर्वोत्तम है। एक बार पकाया हुआ आहार फिर से गरम मत करो, जो हम अक्सर करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। एक बार जो खाना पक जाए तो 45 मिनट के अंदर उसे आप खा लो। दूसरी बात महिला वर्ग के लिए मैं खासकर कहना चाहूंगी, आज जो पेशेंट आते हैं महिला वर्ग में बहुत, आज हमारा इतना आप प्रोग्रेस कंट्री या फिर प्रोग्रेस ईरा में रह रहे हो, तो क्या ऐसी गलतियां हुई है हमसे जो पहले 2-3% या 5% सिजेरियन होता था, आज उल्टा हो गया है। आज 2 से 5% नॉर्मल होता है और करीब 80% 95% जो केसेस है उनको सीजर पे लिया जाता है। तो कुछ ना कुछ तो गलतियाँ हमसे हुई है कि हमारी ये आज दुर्दशा है। इसमें भी कई बार ऐसा होता है कि जो जन्म लेने वाले शिशु है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो आपकी दादी-नानी घर में हैं, तो जो कुछ बातें, महत्वपूर्ण बातें आपको दिनचर्या उस रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जो आपको आपको गर्भिणी हो, आपकी जो कुछ अवस्था है, उस समय आपने क्या करना चाहिए? आपका आहार किस तरह होना चाहिए? खासकर महिला वर्ग को मैं ये कहूँगी कि आपका शारीरिक श्रम जो है, वो कम पड़ रहा है। पहले ज़माने के जो काम थे सिलबट्टे पे चटनी पीसना है, रोज़ आटा आपको चक्की पे पीसना पड़ता था। तो ये जो वज़न रखकर ये गोल घुमाने की जो व्यायाम था, वो आपकी गोद के लिए, जो लोअर एब्डोमेन है, पेल्विस रीजन है, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका ओवेरियन हार्मोन जो है, जो आपका प्रेगनेंसी के लिए और 9 महीने बच्चा अच्छे से आपकी गोद में रहे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अपना कुएँ में से पानी निकालना है, चटनी पीसना है या ओखली में मसाले को हम बारीक कर रहे हैं। तो ये जो पहले ज़माने को स्त्रियाँ को जो काम दिए गए थे, वो बहुत साइंटिफिकली में मुझे ऐसा लगता है सोच समझ के दिए गए थे। तो आज हम इनफैक्ट पोछा भी अगर झुक के करना है तो उसके लिए भी स्वाइपर हम यूज़ कर रहे हैं। तो झुकना ये बहुत ज़रूरी व्यायाम है इंसान के लिए। आप झुक नहीं रहे हैं तो इसलिए पेट पे चर्बी आपकी बहुत बढ़ गई है। तो आपका खाना देर से पच रहा है और पेट की चर्बी के कारण आप परेशान हो, तो चलने के व्यायाम से कुछ नहीं होगा, आपको झुकना ज़रूरी है। उसके लिए सूर्य नमस्कार बहुत आवश्यक है। तो आयुर्वेद का बहुत अच्छा सूत्र मुझे यहाँ याद आ रहा है कि स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए कि व्यायाम नित्यो जिर्णासि स्यात्। ये 2 भी आप काम करो तो आपका स्वास्थ्य हमेशा आपके साथ रहेगा। व्यायाम नित्यो, हमेशा व्यायाम करो। आपकी गाड़ी भी अगर आप बहुत बड़ी महँगे से महँगी गाड़ी लो और उसको एक जगह आप खड़े रखो, तो वो उसके लिए अच्छा नहीं है। जैसे आप तो जीते-जागते इंसान हो, तो आपको व्यायाम करना ज़रूरी है। आपके शरीर का जो भाग व्यायाम ना करे, उसकी व्याधियाँ आपको होनी ही होनी है। इसीलिए व्यायाम करिए। आप ब्रेन का क्या व्यायाम करते हो, ये भी आप ध्यान दो, क्योंकि आज मेरे यहाँ आने वाले पेशेंट में कई पेशेंट आज मानसिक व्याधियों से पीड़ित हैं, आज स्ट्रेस बढ़ गया है। आए दिन हम पेपर में कई न्यूज़ पढ़ते हैं, बहुत क्या कहेंगे हम बहुत अच्छे क्लास के लोग रहते हैं, मम्मी-पापा दोनों अच्छी जॉब पे हैं, सब कुछ घर में सुख-सुविधाएँ हैं, फिर भी कई बच्चे आजकल देख रहे हैं कि सुसाइड भी कर रहे हैं। तो क्या ऐसा वातावरण हुआ है? क्यों उनका मनोबल इतना कम हुआ है? या फिर सिर्फ बच्चे नहीं, बड़े भी हैं काफ़ी, जो बहुत डिप्रेशन के स्टेज से, एंग्ज़ायटी के स्टेज से गुज़र रहे हैं। तो इस पे भी ध्यान देना ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मेरे ख़्याल से रवि जी के साथ बात करके ज़रूर इस पे भी एक सेशन होना चाहिए, कि मानसिक व्याधियाँ हम में क्यों बढ़ गई है? क्यों साइकियाट्रिस्ट की तरफ इतने सारे पेशेंट की रश बढ़ गई है? ये हमारे लिए चिंता का विषय है। नींद नहीं आ रही है आज बिना दवाइयों की, इसके लिए भी कुछ नुस्खे मैं आपको आगे बताऊँगी। तो आपके व्यायाम जो है, व्यायाम नित्य जीर्णाशि सात, जीर्णाशन मतलब आपका पहला खाना हुआ खाया जब पच गया है और दूसरे समय आपको भूख लगी है, उसी समय आप खाना खाइए। आपकी आहार पचन की जो क्षमता है, वो हर उम्र में एक जैसी नहीं रहती है। बच्चों को जो है हर 2 घंटे में, 3 घंटे में खाना लगता है। 40 साल तक की उम्र भी आप 2 समय का, 3 समय का खाना पचा सकते हो। पर जैसे आपकी उम्र और आगे आती है, 50 के ऊपर, 60 के ऊपर आप जाते हो, तो आपको आहार की पहली बात इतनी ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि जितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए धातुओं की, वो हो गई है। परिहानि का काल आया है।
तो मेरे समाज में तो मैंने मेरे दादी या दादाजी को एकटाड़ा करते हुए काफ़ी समय देखा है, वो एक ही वक़्त भोजन करते थे। तो आपकी जब उम्र ज़्यादा है, अगर आपकी पचन क्षमता आपकी उम्र के हिसाब से बदल रही है, तो आपका कर्तव्य ये बनता है कि आप पेट में उतना ही डालो जितने आपका शरीर पचा पा रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रोज़ खाने में आप खाओ तो अच्छा है? एक तो फलों के बारे में कहूँगी, अनार एक ऐसा फल है जो आपने खाना चाहिए, रोज़ भी खाओ तो अच्छा है आपके लिए। आँवला है, तो मुझे मैं अक्सर मेरे यहाँ आने वाले पेशेंट को एप्पल खाने से मनाही करती हूँ। तो वो मुझे कहते हैं मैम इंग्लिश में तो प्रोवर्ब है एन एपल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। मैंने कहा बिल्कुल सही है वो, पर ये जिसने कहा है वहाँ एप्पल के पेड़ गलो-गलो मतलब गली-गली में रहते हैं। अगर मैं यहाँ नागपुर में हूँ, तो विदर्भ में मुझे लगता नहीं कोई एप्पल का पेड़ सर्वाइव हो सकता है। हमारे शरीर के लिए जो अच्छी चीज़ें हैं, वो सब हमारे आस-पास दी गई है। जो कुछ फल, सब्ज़ी, अनाज हमारे शरीर के लिए अच्छा है, वो हमारे आस-पास ही उगता है। इसीलिए पंजाब साइड आप जाओ, सरसों का तेल या सरसों का साग, मक्के की रोटी वो लोग बहुत आसानी से हज़म कर सकते हैं। राजस्थान साइड आप जाओ, वहाँ घी वो काफ़ी अच्छे से हज़म कर सकते हैं। वैसे अलग-अलग जो क्लाइमेटिक ज़ोन्स है, वहाँ जो-जो उगता है, वो उनके लिए अच्छा है। एप्पल में आयरन कंटेंट बहुत अच्छा है, पर वो हम इज़िली डाइजेस्ट नहीं कर सकते। वो डाइजेस्ट करने के लिए आपको बर्फ वाली जगह ही जाके रहना पड़ेगा, तो ही उसके मैक्सिमम फ़ायदे आपको मिलेंगे। शरीर में कोई चीज़ डालना इतना ज़रूरी नहीं है, जितना उसको पचाना ज़रूरी है। मेरे यहाँ आने वाले अक्सर पेशेंट कई अच्छे घरों से रहते हैं, पर उनका एचबी जो है हमेशा कम ही रहता है। कई मैडम कहते हैं, "मैम मैं तो खजूर भी खाती हूँ, काजू, बादाम सब ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ, वो बीट का जूस भी पीती हूँ, फिर भी एचबी मेरा कभी 7-8 से ऊपर जाता ही नहीं है। इनफैक्ट आयरन के टैबलेट, आयरन इंजेक्शंस लेकर भी।" तो मैं हमेशा उनको ये बात कहती हूँ कि आपके रॉ मटेरियल में प्रॉब्लम है ही नहीं, आपकी फैक्ट्री में प्रॉब्लम है। रॉ मटेरियल तो सप्लाई आप बहुत कुछ कर रहे हो या फिर आप सिर्फ़ सूखी सब्ज़ी-रोटी भी खा लो, तो उसमें भी भरपूर आयरन है। सिर्फ़ गेहूँ भी आप ले लो, उसमें भरपूर आयरन है। प्रॉब्लम कन्वर्जन में है, जो आपके पेट में लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन इसके संयोग से जो आपके आहार रस से आयरन का कन्वर्जन टू ब्लड होना चाहिए, वहाँ प्रॉब्लम है। तो आपको एक अच्छे वैद्य को दिखाकर वमन है, विरेचन है या कुछ पंचकर्म है या कुछ दवाइयाँ या कुछ परहेज़ है, वो आप व्याधि को ठीक करो, आपके हाज़मे का जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करो, तो अगर सिर्फ़ सब्ज़ी-रोटी भी खाओगे तो आपका जो एचबी है कभी डाउन नहीं होगा। आपके यहाँ आने वाली जो काम वाली रहती है ना, उसका स्टैमिना, उसका एचबी कई ज़्यादा होता है आपके मुकाबले। उसका कारण यही है कि उसकी जो फैक्ट्री है, वो बहुत अच्छी है पेट की। भले ही उसका रॉ मटेरियल कम क्वालिटी का हो, वो बासी भी कभी खा ले, तो उसका मैक्सिमम बेनिफिट कन्वर्जन उसकी बॉडी उसको करा कर देती है। इसके साथ-साथ अभी कोरोना काल शुरू है। मेरे ख़्याल से ऑलमोस्ट अभी पौन घंटा हमको हो रहा है। विषय बहुत ही वास्ट है। तो काफ़ी विषय हम अगली कड़ी में लेंगे, पर कुछ कोरोना काल के चलते मैं एक वैद्य के नाते ज़िम्मेदारी समझती हूँ, कुछ ऐसी बातें भी बताओ जो कोरोना से आपको प्रोटेक्ट कर सकें। वैसे तो आयुष मंत्रालय जो है वहाँ से कई गाइडलाइंस आपको मिली हैं, काढ़े किस तरह से बनाए जाए, किस तरह से पिए जाएँ। पर एक बात का ध्यान आप हमेशा रखो कि सबकी प्रकृति एक जैसी नहीं होती है। कई लोग जो पित्त प्रकृति के हैं, उनके लिए ये काढ़े बार-बार पीना अच्छा नहीं है। ये हो सकता है बवासीर हो आपको फ़िशर, पाइल्स की या फिर कहीं से ब्लीडिंग हो या फिर गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी हो। तो अगर आप सिर्फ़ हल्का गर्म पानी भी पियो और जो आज हमने छोटे से नियम आयुर्वेद के देखे हैं, उसका भी पालन करो तो आप इससे दूर रहोगे। कोरोना काल में ज़रूरी है कि आप आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएँ, क्योंकि आज कोरोना आया है, कल हो सकता है कोई और विषाणु, जीवाणु, वायरस, बैक्टीरिया हम पे अटैक करे। तो ये ट्रीटमेंट है नहीं कि हम चुप कर रहें। अभी तो हम ख़ैर कोई स्ट्रॉन्ग मेडिसिन खोज रहे हैं। मुझे तो लगता है आयुर्वेद के पास कई स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है। सरकार अगर हमको मौका दे, जिस तरह से देना चाहिए, तो ज़रूर और आयुर्वेद कारगर साबित हो भी रहा है। 80% लोग आज घर बैठे ट्रीटमेंट खुद की कर पा रहे हैं आयुर्वेद के भरोसे। तो काढ़े की बात मैंने की, पित्त प्रकृति वाले बार-बार ये काढ़ा ना पिए तो अच्छा है। और एक बहुत ज़रूरी है कि आप जो है, आप क्या करते हो कि आपकी जो परंपरा है ना, हमारी भारतीय परंपरा, उससे आप कहीं न कहीं जुड़ो, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम होम हवन करते थे या ऊदी या धूप जलाते थे घर में, तो हवा ये एक जो माध्यम है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग माध्यम है। आज भी आप देखो टीवी पे
सैनिटाइजेशन हवा के जरिए होता है। जब हवा के जरिए हम किसी वायरस को या फिर कुछ दवाई अगर छिड़के तो वो कोने कोने में जाता है। उसी तरह वायरस जो है, आज कोरोना वायरस हमारे नाक में या मुंह में जाकर हमारे लंग्स में जाके हमको डैमेज कर रहा है, ना कि हमारे खाने में जाकर या फिर ना कि हमारे ब्लड में एंटर करके हमको नुकसान पहुंचा रहा है। तो अगर वो हवा के माध्यम से अटैक कर रहा है तो मुझे ऐसा लगता है ट्रीटमेंट भी ऐसी होनी चाहिए जो हवा के माध्यम से उस पे काम करे। इसके लिए पिछले कई सालों से धूम्रपान, आयुर्वेदिक धूम्रपान पे हम काम कर रहे हैं और आयुर्वेद के दिनचर्या अध्याय में एक अलग से पूरा विषय भी कई ग्रंथों में दिया है कि धूम्रपान विधि अध्याय। धूम्रपान किस तरह से होना चाहिए? एक मेडिकेटेड दवाइयों का धूम जिसका पान आपको नाक से और मुंह से करना है, जो कि लंग्स में जाए आपको आपके, और जो कुछ हवा के माध्यम से विषाणु आपके लंग्स में एंटर हुए हैं उस पर वो अटैक करे, जैसे कि कोरोना है। तो ये धूम्रपान आरोग्यम हर्बल नाम से कई जगह आज मिलते हैं। अमेज़न पे इसको मैंने उपलब्ध कराया है। मेरे यहाँ आने वाले कास श्वास पीनसो विस्वरसम पुत्रिगंध, ये जो आयुर्वेद में इंडिकेशन दिया गया है धूम्रपान का, ये जो पेशेंट आते हैं मेरे यहाँ उनको भी मैं ये खास कर करने के लिए देती हूँ। फ़र्क ये है कि ये जो धूम्रपान है वो धूम नेत्र में जिस तरह पुराने ज़माने में हुक्का पिया जाता था, उस तरह से पहले ज़माने में पिया जाता था, पर आज संभव नहीं है हर कोई ऑफ़िस में जाके हुक्का लेके जाए और पिए। तो जैसे आज की जो जनरेशन है या आज के लोग धूम्रपान यानी टोबैको सिगरेट जिस तरह जितना ईज़िली कैरी कर सकते हैं, उसी को अल्टरनेटिव और उतना ही आसान माध्यम यानी हमने हर्बल स्मोक के फ़ॉर्म में उसको ला दिया है। क्योंकि हर्बल बीड़ी है, मीन्स वो आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियाँ जो है वो सब एक तो सिगरेट के फॉर्म में और बीड़ी के फॉर्म में लाया है। तो आरोग्यम हर्बल में जो आयुर्वेद में जो कुछ जड़ी-बूटियाँ कही गई हैं, जो आपके धूम्रपान के लिए अच्छी हैं, वो सब कुछ इसमें डाली गई है। तो इसके माध्यम से जो धूम्रपान के काल बताए गए हैं, जैसे पान खाने के काल बताए हैं आयुर्वेद में कि तंबुल सेवन रोज़ करना चाहिए, उसमें चूना, सुपारी, इसका हर एक का महत्व है। इसका हम सेशन अलग से लेंगे, पान खाने के फ़ायदे क्या हैं। पहले ज़माने में मैं हमेशा कहती हूँ, मेहमान नवाज़ी होती थी तो पानदान सामने रखा जाता था जब भी खाने के उपरांत या फिर चाय-पान के उपरांत। आज कई घरों से पान गायब है। शादी में भी इनफैक्ट पान खाने को नहीं मिलता है। तो पान आप अवश्य खाइए, डायबिटिक प्रॉपर्टी इसमें एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी है, कैल्शियम और आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। तो पान के साथ-साथ धूम्रपान के काल भी आयुर्वेद में कहे गए हैं। तो ये जो धूम्रपान है, आप घर पर भी धूम्रपान वर्ती आसानी से बना सकते हो। त्रिफला चूर्ण है, हल्दी है, जावित्री, इलायची, इसका चूर्ण, इसमें घी, शहद डाल के इसकी बत्ती आप बनाओ और उसको जलाओ और उसका धुआँ आप नाक से, मुँह से लो और रोज़ घर में कपूर, ऊद जो हम आरती करते हैं ना गोल घुमाकर, ये एक तरह का सैनिटाइज़ेशन है, जो आप पहले ज़माने में रोज़ करते थे। तो ये सैनिटाइज़ेशन ज़रूर करो अपने घर में, ख़ासकर अभी करो। अगरबत्ती मत जलाओ, सेंटेड अगरबत्ती जलाना अभी इसमें केमिकल्स आ गए काफ़ी। तो जो अगर ये एक आयुर्वेदिक वनस्पति है, उससे अगरबत्ती का ये शब्द आया है। तो अगर ये आयुर्वेदिक जड़ी-बूटी आपको कोई भी दुकान में मिल जाएगी, उसमें ऊद है, कपूर है, ये सब आप डालो, लोबान ये सब डालो और उसका थोड़ा-सी मात्रा में क्यों ना हो, पर इसका धुनी आप ज़रूर करो घर में, ताकि ये पूरे घर को आपके सैनिटाइज़ करे। और आयुर्वेद के जो कुछ नियम आज हमने छोटा या फिर विस्तार जो कुछ लिया है, उनके बारे में अगर आपको कुछ क्वेरी है, कुछ शंका है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और आयुर्वेद के प्रति मेरी निष्ठा है, मैं ऐसा मानती हूँ, मेरा एक कर्तव्य है आयुर्वेद डॉक्टर के नाते कि आयुर्वेद शास्त्र अच्छा है, बुरा है, ये तो बात की बात है, पहले उसको समझो, वो क्या है? उसके बाद आप उसको अनुभूति लो, क्योंकि ये आपके जीवन से जुड़ा शास्त्र है। तो एक बार फिर से रवि शुक्ला जी को मैं देना चाहूँगी, उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और मुझे आमंत्रित किया, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को आपके सामने रखने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद रवि जी। धन्यवाद। डॉक्टर वैशाली जी, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। आयुर्वेद और जीवन पद्धति पर जिस तरह से आपने आज मार्गदर्शन किया है, वह कीमती और बहुमूल्य है। हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि हम आयुर्वेद के सहारे बाजार के अन्य झंझटों से बाहर आकर किस तरह से अपने जिंदगी को स्वस्थ और निरोगी बना सकते हैं। डॉक्टर वैशाली जी, हम आपका आभार मानते हैं, सभी दर्शकों का आभार मानते हैं जिन्होंने कीमती समय देकर के आज की इस चर्चा को सुना है और जो बाद में सुनेंगे। द न्यू भारत को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें और अधिक लोगों तक साझा करें।
डॉक्टर वैशाली जी, एक बार फिर से आपका शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद रवि जी।